नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध में पैदा हुए हालात के बाद अगर किसी देश को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो वो है भारत। ऐसा हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात को पिछले कुछ दिनों से विदेश और सामरिक मामलों के जानकार कह रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में भारत एक तरह से तलवार की नोक पर ही चल रहा है, जहां उसे रूस और अमेरिका से अपने रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के बजाय हर दिन तेज होता चला जा रहा है। वहीं रूस के अड़ियल रवैये की वजह से यूक्रेन में तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब आलम ये आ गया है कि यूक्रेन लगातार दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहा है। वहीं अमेरिका समेत कई दूसरे देश इस मामले में भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच भारत के सामने वो पल आया जब भारत को रूस और अमेरिका में किसी एक को चुनना था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी। इसमें भारत को भी वोट देना था। भारत ने बीच का रास्ता निकाला और युद्ध की तो निंदा की, लेकिन वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। शायद भारत के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प था भी नहीं। भारत के सामने इस समय कई तरह की उलझनें हैं और भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान चल रहा है। इस दौरान विदेश मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने भी रूस यूक्रेन को लेकर भारत की मौजूदा स्थिति को बयां किया है। साथ ही ये भी बताया है कि भारत के सामने अभी 5 बड़ी उलझन क्या है। चलिए एक एक करके उनसे आपको वाकिफ कराते हैं। नंबर 1, रूस को लेकर उलझन। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसमें भारत के सामने सबसे बड़ा उलझन रूस को लेकर है। कमर आगा का कहना है कि रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। कई बड़े मौकों पर उसने भारत का साथ दिया है। उससे हमारे संबंध इतने भर ही नहीं, बल्कि हथियार से लेकर व्यापारिक संबंध भी हैं। अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता है तो वर्षों पुरानी ये दोस्ती टूट सकती है और भारत को इसका नुकसान हर तरह से हो सकता है। यही वजह है कि भारत तटस्थ बना हुआ है। कि भारत का मानना यह है कि ये रशिया की जो जेन्युइन कंसर्न है सिक्योरिटी रक्षा को लेके, उसको मानना चाहिए और इस तरीके से सैंक्शंस किसी भी देश पे यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए। हाँ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शंस होते हैं इंडिया उसको मानता है, उस पर अमल भी करता है। और रशिया जो है भारत का एक मित्र देश है। भारत की हर मुश्किल घड़ी में उसने साथ दिया है, इसलिए वो लगातार एब्सटेन कर रहा है। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि बातचीत से मसले हल होते हैं, जंग से नहीं होते। वो बार बार रशिया से भी अपील करता है सीज फायर के लिए और यूक्रेन से भी कहता है। दूसरी बात यह है कि भारत के संबंध सभी देशों से अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं, अमेरिका या और यूरोप के। तो इसमें उसके लिए उसकी जो हित है उसमें वो काम करता है और उसका हित ये है कि वो एब्सटेन करे, न कि जो रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही जा रही है उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट करे या मदद करे उसको। नंबर 2, अमेरिका को लेकर उलझन। भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी उलझन अमेरिका को लेकर है। अमेरिका से पिछले 10-15 सालों में भारत के संबंध काफी अच्छे हुए हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वहीं चीन से भारत सीमा विवाद समय समय पर होता रहता है। चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से बेहतर संबंध भारत के काम आ सकता है। ऐसे में उसके साथ संबंध बनाए रखना भी कहीं ना कहीं जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का तटस्थ रवैया अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस स्वदेश लाने पर कमर आगा ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है।
देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। 4000 बच्चों को हवाई जहाज़ से निकाल के लेके हवाई जहाज़ के माध्यम से भारत में लाना ये आसान काम नहीं है वार जोन से। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी तकरीबन 1000 लड़के वार जोन में फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की लगातार कोशिश है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि किसी भी सूरत से जितने भी लोग हैं, भारत नागरिक जितने हैं, स्टूडेंट या और भी दूसरे जितने मुल्क के लोग हैं, उनको भारत वापस लाना। और मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग दूर दराज के एरियाज़ में रह रहे हैं, जिनको बॉर्डर तक लाना संभव नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि वार भी चल रही है, इसलिए शेलिंग भी हो रही है। इसी के चलते हुए एक स्टूडेंट की, एक छात्र की हत्या भी हो गई वहाँ पे। लेकिन यह है कि हर तरह की प्रोविजंस, खाने पीने का, ठहरने का, बसेस, बॉर्डर के ऊपर बसेस का इंतज़ाम, होटल का इंतज़ाम, सारी चीज़ें कर रखी हैं। और भारत के 4 मंत्री जो हैं वो अलग अलग आस पास के देशों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे उनको भेज भी रखा है। नंबर 3, रक्षा से जुड़ी डील को लेकर उलझन। अब भारत के सामने तीसरी जो सबसे बड़ी उलझन है वो है रक्षा सौदे से जुड़ी डील। आपको यहां बता दें कि भारत ने रूस के साथ हथियारों की कई डील कर रखी है। इसमें सबसे अहम S-400 डिफेंस मिसाइल है, जिसमें अभी तक 1/4 मिसाइल की ही सप्लाई हो पाई है। यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश उस पर हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। इसे ना मानने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में भारत के मन में यह सवाल भी होगा कि इन रक्षा सौदों का क्या होगा, कहीं बात बिगड़ेगी तो नहीं। वहीं कमर आगा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जंग तो शुरू की जा सकती है, लेकिन खत्म होने का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आता। आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोगों, भारत भी यही चाहता है कि सिविलियन ठिकाने महफूज रहें, और भारत ये भी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके बातचीत शुरू हो और बातचीत के माध्यम से मसलों का हल हो। जंग शुरू तो की जा सकती है, लेकिन जंग ख़त्म करने का ऑप्शन मुल्क में अब नहीं रहता। जैसे कि जिस देश ने अटैक किया है रशिया के, इतने जो रशिया को नहीं चाहते कि तरक्की करे या डेवलप करे, या रशिया के विरुद्ध हैं, रशिया की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, या रशिया से उनको, वो सब जंग को सपोर्ट करते रहेंगे। और हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ और यही अब यूक्रेन में भी होता है। तो बातचीत जब तक नहीं होगी, मसलों का हल नहीं निकलेगा। नंबर 4, यूक्रेन को लेकर भारत की उलझन। वैसे तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत के यूक्रेन से संबंध बहुत पुराने नहीं हैं। अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ गया है, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए हैं। रूस की तरह यूक्रेन से भी भारत की बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। मौजूदा हालात के बाद यह व्यापार तो प्रभावित होगा ही, इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देशों में यूक्रेन में आम लोगों की हत्या को लेकर विरोध हो रहा है। हर कोई मानवीयता के नाते ताकतवर देश से दखल की मांग कर रहा है, लेकिन इस तरह की तटस्थता से भारत की छवि दुनिया में खराब ना हो, कहीं ना कहीं यह उलझन भी होगी। वो बार बार उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी ये कहा है, वो चाहते हैं कि नो फ्लाई जोन यूक्रेन पे बने। लेकिन लो फ्लाई जोन बनाने का मतलब यह है कि नेटो उसको बनाए, फिर नेटो को अपने जहाज़ भेजने पड़ेंगे। अगर कोई जहाज़ आता है, अगर मिलिट्री जहाज़ आता है तो उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। और नेटो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहती, वो नहीं चाहती कि वो इसमें जुड़े, डायरेक्ट रशिया के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हो। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जंग पूरे यूरोप में फैल जाएगी और बल्कि अमेरिका तक पहुंच जाएगी। रशिया एक बहुत शक्तिशाली देश है, उसके पास बहुत से न्यूक्लियर वेपन भी हैं और कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हैं, और डिलीवरी सिस्टम भी है। वो अपने मिसाइल के माध्यम से दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है, भेज सकता है अपने इन बॉम्ब्स को। तो इस कारणवश नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन नेटो ने पूरी तरीके से यूक्रेन के पीछे खड़ी नज़र आती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी, यानी पैसे से भी और असलह से भी उसकी पूरी तरीके से मदद करती है।
लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया है, सॉरी नेटो ने। हाँ, मैंने कहा नेटो कभी नहीं इसमें इन्वॉल्व होगा इस जंग के अंदर। मैंने बताया कि अगर इन्वॉल्व होगा तो फिर जंग पूरे यूरोप और अमेरिका में तक पहुंच सकती है। नंबर 5, अर्थव्यवस्था को लेकर उलझन। भारत के सामने यह भी बड़ी उलझन है। वैसे तो भारत रूस से ऑयल के मामले में निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश रूस पर ही निर्भर हैं। युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी, इससे हर चीज महंगी होगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने काफी पीछे धकेल दिया। अब अगर युद्ध लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये थी भारत की वो 5 उलझन जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं।